आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉडल रिफॉर्म्स। ऑनलाइन जल्दी से आ जाएं, 2 मिनट वेट कर रहे हैं। और जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं, अगर वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो वो लोग भी जल्दी से आ जाएं। ऑफलाइन जो भी 1-2 लड़कियां और आती हैं, 2 मिनट वेट करूंगा, देन क्लास स्टार्ट करूंगा। चलिए मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आज हम शुरुआत करेंगे। इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पे भी जाना जाता है। मॉडल मिंटो उस टाइम के वायसराय और सेक्रेटरी थे, उनके नाम है। मिंटो के नाम पे ही अलीगढ़ का मिंटो सर्किल स्कूल है। फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसमें मुस्लिम्स के लिए पहली बार उनकी वोटिंग लिस्ट बनाई गई जिसमें उनके नाम डाले गए। एक नई वोटिंग लिस्ट क्रिएट की। इससे पहले क्या मुस्लिम हिंदू की कोई वोटिंग लिस्ट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे पहली बार मुस्लिम्स को वोट देने के लिए उनकी लिस्ट बनाई गई। वोट नहीं दिलवाया गया, लिस्ट बनाई गई सिर्फ। ठीक है, इसका मकसद था क्या, सिर्फ मुस्लिम की बनाने से क्या मकसद था, हिंदुओं की क्यों नहीं बनाई गई, ताकि लड़ाई हो सके। जानबूझ के एक कम्युनिटी की लिस्ट बना दी और दूसरी कम्युनिटी की लिस्ट नहीं बनाई। ठीक है, आइए एक्सपेंडेड, तो ये क्यों जाना जाता है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी जो इलेक्शन के लिए जो बाई खाता होता है, किताब होती है, उसमें नाम जो डाला जाता है, उसमें मुस्लिम्स का नाम डालने के लिए 1909 एक्ट को याद किया जाता है। एक्सपेंडेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल्स, और क्या था, इंडिया वाले जो थे, जो काउंसिल हुआ करती थी, सलाहकार जो हुआ करते थे, उसमें ज्यादा इंडियंस को अब इंक्लूड करने लगे। इससे पहले एक इंडियन को इंक्लूड किया था, मैंने बताया था, और उससे पहले इंडियंस इंक्लूड ही नहीं होते थे काउंसिल में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ज्यादा इंडियंस को इंक्लूड करने लगे। ठीक है, अब आगे आइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। इसे मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। डायरकी इन प्रोविंसेस, इसमें क्या हुआ, डायरकी का कॉन्सेप्ट लाया गया। डायरकी मतलब होता है दो, डाई मतलब दो और बाई मतलब भी दो होता है। ठीक है, तो डायरकी इन प्रोविंसेस यानी प्रोविंसेस को बांटा जाएगा, जो राज्य उनको बांटा जाएगा 2 हिस्सों में। सम सब्जेक्ट टू इलेक्टेड मिनिस्टर्स, कुछ के जो हेड होंगे वो कौन होंगे, जिनको आप लोग इलेक्ट करेंगे, पीपल इलेक्ट करेंगे एज अ मिनिस्टर। और अदर यानी दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें कौन होंगे, उसमें अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होंगे। यानी ब्रिटिश इंडिया वाले जो लोग होंगे वो दूसरे हिस्से को संभालेंगे और पहले हिस्से को आपके लोकल लोगों को दे दिया जाएगा संभालने के लिए। क्योंकि ये 1919 की बात है, इस टाइम रिवोल्ट्स बहुत चले थे। 1857 के बाद जितना भी एक्ट बना है वो इस तरीके से बना है ताकि लड़ाई झगड़ा जो है उसको थोड़ा सा, क्या रानी चाह रही थी कि लड़ाई झगड़ा हमारे खिलाफ ना हो, तो कुछ ऐसा बना जिससे कि लोग हमारी तरफ आए। तो यहाँ क्या किया कि ठीक है, तुम्हारे राज्य है तो तुम लोग अपने राज्य में अपने लोगों को बैठाओ, पर उसका जो भी पैसा होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप देना, चलाओ आप खुद। और जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोग सहमत थे वहां पे क्या, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट या सारा काम देखा करते थे। तो इससे हो गए। तो एग्जाम में सीधे आया एमयू में कि डायरकी का कॉन्सेप्ट, सीधा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डायरकी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड बाय व्हिच एक्ट द डायरकी कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दी। एक आया कि डायरकी कब आया था, तो डायरकी 1919 में आया था। दूसरा आया था कि डायरकी किस एक्ट से आया था, तो एक्ट में आपका ये नीचे वाला नाम दिया होता, मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म, ये वाला ऑप्शन दिया होता, ये वाला नहीं दिया होता। इसी के 2 नाम है। हो सकता है अगली बार ये वाले नाम से आ जाए, आपको ईयर याद है तो आपको टिक यही लगाना होगा। डायरकी वाला क्वेश्चन अक्सर आता है यहाँ से। अब आइए अगला, इनलार्ज्ड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो प्रोविंसेस बांटे गए थे, राज्य जो बांटे गए थे, इनको क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया, सबकी हदें और बढ़ा दी गई, थोड़ी पावर बढ़ा दी गई। नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक जो सवाल आता है वो यहाँ आता है डायरकी वाला, इसको रट जाना। डायरकी कहाँ आया, 1919 में आया, मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म। अब आओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जो कि इस वाली शीट में आखिरी एक्ट है। इसमें हम लोग चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें क्या हुआ, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये यहाँ पे आपको देखने को, यानी कि जो हमने ऊपर डायरकी की थी, उन डायरकी में जो 2 हिस्से बांटे थे, उनको क्या किया, हमने नाम दे दिया। नाम क्या दिया, जो जहां पे इंडियंस ब्रिटिश के साथ मिलकर काम कर रहे थे, यानी बेसिकली ब्रिटिश जहां पे संभाल लेते एरिया को, उनको हमने क्या बोला, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। और जहां पे इंडियंस अकेले एरिया को संभाल लेते लेकिन उसका थोड़ा लगान या पैसा किसको, ब्रिटिशर को दिया करते थे, उसको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट, यानी राजा महाराजाओं के राज्य। नेवर फुल्ली इंप्लीमेंटेड, पर ये जो चीज इन्होंने की ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। इस कानून में बना तो दिया गया था लेकिन लोगों ने इसको माना नहीं, बोला कि नहीं हमें ये आपकी बात नहीं समझ में। हाँ बोलिए। नहीं, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस इंडिया में जहां ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा है, मतलब ब्रिटिशर ने पूरा जहां होल्ड कर रखा था, इंडियंस नहीं चला रहे थे। यहाँ पे नाम था इंडिया के अंदर, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी राज्य चला रहे थे तो उस राज्य में ब्रिटिश इंडियन बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली इंडियंस चला रहे थे, लेकिन उसका पैसा क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को दे रहे थे, बस ये था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है, एक और चीज आई इसमें, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये वर्ड आता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट में है, एक सवाल आता है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रोविंसेस खुद से वर्क करेंगे, ऑटोनॉमी, ऑटो मतलब खुद से काम करना। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टेड लेजिस्लेचर, जो भी जिस राज्य में मिनिस्टर होगा, यानी अगर इस राज्य में कोई मिनिस्टर है या ब्रिटिश का कोई अपना मिनिस्टर है, तो जिस एरिया में वो मिनिस्टर होगा उसकी सारी जिम्मेदारी, वहां गड़बड़ झगड़ा या कुछ भी हो रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस मिनिस्टर की होगी जो वहां सम। इस चीज को क्या बोला, इस चीज को बोला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तब आप उसके खुद एक एरिया आपको दिया गया, आप उसके मालिक हो, अगर उसमें गड़बड़ होती है तो जिम्मेदार भी आप हो, यानी उसको चलाना आपको। किसी को अगर हम इकोनॉमी बोलते हैं ऑटोनॉमी को, तो इकोनॉमी मतलब हो जाएगा उस राज्य के आपको पैसे से देखभाल करनी है, एग्रीकल्चर देखना है, वो सब करना है। लेकिन यहाँ वर्ड यूज के ऑटोनॉमी, यानी हर एक चीज आपको देखना है मैनेजर की तरह।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बल्कि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर। बाई मतलब मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, डाई और बाई मतलब दो होता है, और यहाँ पे क्या क्या सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया पहली बार। अब तक जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट मिलके किसके साथ काम कर रही थी, इससे पहले तक सभी इंडियंस के साथ ये उनको अपनी काउंसिल में लेके काम करवा रही थी। पर यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमको दो तरह की गवर्नमेंट यहाँ देखने को मिली। एक तो कौन सी थी, एक तो खुद ब्रिटिश वाली थी, और एक कौन सी थी, प्रिंसली स्टेट थी। तो इन दोनों को क्योंकि दो गवर्नमेंट देखी तो हमने इसको क्या बोला, बाइकैमरल। और लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाली, यानी दोनों अपने राज्य में लॉ बनाती थी, और साथ में क्या था, सेंटर यानी जो अपनी जगह पे थी वो वहीं से अपना राज्य चलाती थी। तो इनके पास क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर बट गई थी। पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अकेले करती थी वो अब दो लोग मिलकर कर रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है क्राउन रूल। ठीक है, ये क्या है, अच्छा ये हमारे एक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हमको यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रहा है। हमने अभी ऊपर जो पढ़ा वो कौन सा रूल था बेटा, इसका रूल था, 200 में रूल हुआ था इंडिया में। एक तो था क्राउन रानी वाला, और एक उससे पहले जो था वो कौन सा रूल था, बताइए। नहीं तो क्या बोलते थे, मैंने इसका नाम बताया था ना, एक था क्राउन रूल और एक था ऑफिसर्स वाला रूल। वो ऑफिसर वाले रूल का नाम क्या बताया था मैंने, इससे पहले कौन सी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कहलाता था। ठीक है, और अब क्या था, यहाँ से क्राउन रूल शुरू हो गया था। तो हमने जो एक्ट्स पढ़े वो तो कॉमन पढ़े, मैं एक टाइम पीरियड के हिसाब से, जब से क्राउन रूल आया उस टाइम पे इंडिया के सेक्रेटरी कौन थे, तब से 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया के कितने सेक्रेटरी थे और कौन कौन सेक्रेटरी थे उनकी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, सेक्रेटरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस एक बार देख लेना। तो इन लंदन ओवरसॉ इंडियन अफेयर्स एंड हेडेड द इंडिया ऑफिस, ये आप छोड़ सकते हैं कि जो लंदन में अलग सेक्रेटरी होते थे यहाँ बोल रहा है, और इंडिया में एक अलग सेक्रेटरी, यानी एक राज्य अगर इंडिया में कोई संभाल रहा है सेक्रेटरी, तो उसका एक उसी राज्य का एक सेक्रेटरी कहाँ होगा, इंग्लैंड में, सॉरी लंदन में होगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रहे होंगे। बल्कि वो इंडिया में कभी नहीं आएगा, लेकिन बात कर रहे होंगे ये लोग, और एक जगह को दो सेक्रेटरी चला रहे होंगे, एक जो इंडिया में होगा और एक जो वहां बैठा होगा। हर एक एरिया के अलग अलग सेक्रेटरी हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया का एक सेक्रेटरी रहेगा एक टाइम पे। सेक्रेटरी के नीचे छोटे सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन एक मेन सेक्रेटरी होता है, जैसे एक वाइसरॉय होते थे, गवर्नर होता था, वैसे एक मेन सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का काम क्या था, गवर्नर सॉरी वाइसरॉय पे नजर रखना बेसिकली, और सारी इन्फॉर्मेशन किसे देना, वो सारी इन्फॉर्मेशन लंदन वाले सेक्रेटरी को देते थे, और लंदन वाले सेक्रेटरी अपनी रानी को सारी खबर दे देते थे। ठीक है, EIC रूल, हाँ ठीक है, कंपनी रूल, वेरी गुड, कंपनी रूल भी बोला जाता है। तो फर्स्ट जो थे सेक्रेटरी, फर्स्ट हमेशा याद रखना, बाकी कोई याद रहना रहे, फर्स्ट थे लॉर्ड स्टैनली। ये पहले सेक्रेटरी इंडिया के बने, क्योंकि इससे पहले सेक्रेटरी की पोस्ट ही नहीं हुआ करती थी, पोस्ट ही शुरू हुई 1858 से। तो सेक्रेटरी का आपको पीछे तो कुछ याद करना नहीं है, यहाँ से याद करना है। तो लॉर्ड स्टैनली अर्ल ऑफ डर्बी, ये यहाँ से बिलोंग करते थे, यहाँ की इनकी पैदाइश थी। 1858 से 1859 एक साल इन्होंने इंडिया में क्या किया था, सेक्रेटरीशिप अपनी निभाई थी। और ये क्यों आए थे, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्या होता, पावर ट्रांसफर हुई थी, किसमें, अगेन कंपनी वाले लोगों में, यानी ऑफिसर्स में। किसको पावर आ गई थी, रानी को। तो रानी ने इनको यहाँ पे 1857 के बाद पहला जो सेक्रेटरी बनाया, किसको बनाया, लॉर्ड स्टैनली। फर्स्ट वन तो रिमेंबर कर लो, अगले वाले के बारे में देख लो, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का रिवाइज रखना। लॉर्ड क्रैनबॉर्न, ये मार्कस ऑफ सेल्सबरी कोई जगह है, वहां से थे, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा इतनी डिटेल, खाली नाम पूछ लेगा ज्यादा थे। ठीक है, 1859 से 1865 तक इनका रिजीम था। इन्होंने काफी लंबा 6 साल तक काम किया इंडिया के अंदर। इन्होंने क्या किया, क्राउन अथॉरिटी को जमाने में, एक्चुअल में ये जो थे 1 साल में क्यों चले गए, क्योंकि ये सही से काम नहीं कर पाए, डर गए। तो क्या हुआ, अगले ही साल नेक्स्ट अपॉइंट किया गया, जिसने क्राउन को अच्छे से इंडिया में स्टैब्लिश किया। ठीक है, मदद की, किसकी करी होगी मदद, वायसरॉय की मदद की, सब कुछ सही से चलाने में, और रिकॉग्नाइज एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी चलाई। ठीक है, तो किसके साथ चलाई एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियस बात है वायसरॉय के साथ चला। ठीक है, अब आइए तीसरे कौन से थे, लॉर्ड ग्रैनविली। ये 1868 से ये भी 2 साल रहे थे, जो 1 या 2 साल रहा समझ लो, वो बस आया और वो स्ट्रगल ही करता रहा, फिर वो चला गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनके टाइम में इन्होंने खास क्या किया, एड्रेस फ्रंटियर पॉलिसी पे वर्क किया। हमको इसकी डिटेल में नहीं जाना है ये क्या होता है, और अफगान रिलेशंस के बारे में बताया। अब इसकी जो डिटेल है ना अफगान रिलेशन की, वो पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री वाले सर, असद सर। ठीक है, वो इसकी डिटेल बताएंगे, अफगान रिलेशन क्या था। बेसिकली मैं सिंपल बता रहा हूँ, इंडियंस और अफगान्स के बीच में जो दोस्ती थी उसको अफगान रिलेशन बोलते थे, उनसे जो ट्रेड करते थे उसको कहा जाता था। तो लॉर्ड ग्रैनविल ने क्या किया, अपने टाइम में अफगानियों से दोस्ती करी, थोड़ा रिलेशन बढ़ाया। अब आइए लॉर्ड क्रॉस आए 1874 से 1880 तक, तो इनका देखिए काफी लंबा शासन है, 6 साल का, यानी इनसे लोग खुश थे। इंट्रोड्यूस इंडियन काउंसिल एक्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना, फोर्थ वाले को, क्योंकि इनके टाइम में इंडियन काउंसिल एक्ट 1878 पास हुआ, यानी इंडियन काउंसिल्स में होंगे उसका एक कानून पास हुआ, जो कि इनके टाइम में, इससे पहले इंडियन काउंसिल्स में नहीं रखे जा रहे थे। लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आते हैं एग्जाम में, 1880 से लेकर के 1884 तक थे। इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। लोकल सेल्फ यानी कि विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि काम करनी चाहिए। इन्होंने पहली बार इंडियंस के दिमाग में ये बात डाली। रिपन्स, इसको हमने बोला रिपन्स रेजोल्यूशन, इन्हीं के नाम पे रिपन्स रेजोल्यूशन। कुछ आप नई चीज करते हैं तो रेजोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और अदर्स में आप देख लीजिए, जो हमने जिनके बारे में ऊपर भी पढ़ा, लॉर्ड कर्जन थे 1899 से
1905 तक। इनके टाइम में इंपॉर्टेंट क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जब ये सेक्रेटरी थे। तो इन पे एक ही सवाल आएगा, कौन था सेक्रेटरी जिस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, बंगाल का बंटवारा हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। अच्छा यहाँ ये भी लिखा है बंगाल का बंटवारा कब हुआ था, अक्सर आता है 1905। लॉर्ड मिंटो, अगेन इनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, पहले ये क्या थे, ये वायसराय भी रह चुके हैं और ये सेक्रेटरी भी रहे थे फिर इंडिया के। ठीक है, सॉरी ये सेक्रेटरी थे, इनके साथ जो थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ा था मैंने। मॉर्ले जो थे वो वायसराय थे और ये सेक्रेटरी थे इंडिया के। मिंटो 1905 से 1910 तक थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ कब, 1909 में। लॉर्ड क्लेंसफोर्ड 1910 से 1916 थे, इनके टाइम में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। अभी 2 ही साल पहले ये सवाल आया था कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के टाइम में इंडिया में सेक्रेटरी कौन थे, ये क्वेश्चन आ चुका है, लॉर्ड क्लेंसफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू, ये 1917 से लेकर के 1922 तक थे, इन्हीं के नाम पे ऊपर वाला डिक्लेरेशन था, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन इनके नाम पे था ऊपर वाला, फिर ये आ गए थे इंडिया में। सेक्रेटरी हु एडवांस डायरकी, इन्होंने डायरकी बढ़ाने में मदद की इंडिया के अंदर। डायरकी वाला कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर पढ़ा वो इनकी कोशिश की वजह से इंडिया में लागू हुआ था। आज भी इंडिया में डायरकी है और बाइकैमरलिज्म है, आज भी इंडिया में 2 गवर्नमेंट है, ड्यूल गवर्नमेंट है, तो आज भी चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने शुरू किया। लॉर्ड एमरे आते हैं 1922 में 1924 तक, और उसके बाद आते इनके टाइम में कोई खास अचीवमेंट्स इसलिए मैंने नहीं लिखा है। लॉर्ड बिरकिन हेड आते हैं, इनका टाइम पीरियड। लॉर्ड गोशन आते हैं, इनका टाइम पीरियड। लॉर्ड विलिंगटन आते हैं, इनका टाइम पीरियड। देखो लॉर्ड लेलिंथगो, इनको पढ़ लेना, इनका टाइम पीरियड बस 1936 से 1946। और लॉर्ड वेवेल जो कि लास्ट थे, या फिर ये लास्ट वाले भी पढ़ लेना, आखिरी सेक्रेटरी कौन रहे इंडिया के, पहले कौन थे और लास्ट कौन थे। लास्ट तो है लॉर्ड वेवेल, इनके बाद क्या हो गया, इंडिया का पार्टीशन वो हो गया था, आजादी मिल गई थी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके सेक्रेटरी। काउंट कर लो कितने सेक्रेटरी थे, 5 तो ऊपर है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेक्रेटरी हैं टोटल 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब आइए गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन कौन थे, लाइन से दिया हुआ है, आपने पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत इनके बारे में, आज भी पढ़ लीजिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, तो रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम में सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के, या फिर सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर सिर्फ गवर्नर जनरल बोलता है तो भी यही आंसर होगा, और अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर ये नहीं होगा, तो आंसर आगे है, मैं वो दिखाऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में आता है गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दोनों का आंसर यही होगा फर्स्ट अगर पूछता है तो। वॉरेन हेस्टिंग को तो रट जाओ, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है 10 सालों में। ठीक है, अब आओ, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1773 से 1785 तक थे ये ऊपर जो टाइम पीरियड है ये रेगुलेटिंग एक्ट का है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कितने आए थे बताइए, रेगुलेटिंग एक्ट कितने आए थे, एक आया था, कितना आया था, एक ही आया था। कौन सा वो एक्ट था जो 4 आया था 20-20 साल के डिफरेंस पे, चार्टर एक्ट आया था 4। ठीक है, चलिए अब आइए फिस्कल, इनके टाइम में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है फिस्कल रिफॉर्म्स है। फिस्कल यानी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, पैसे के में चेंजेस, जो भी गरीबी अमीरी जो भी है। ट्रायल ऑफ महाराजा नंद कुमार, तो ये महाराजा को क्या गया, इनका केस चला था, इनको कोर्ट कटघरे में खड़ा कर दिया था क्योंकि ये इन अंग्रेजों के खिलाफ थे, नंद कुमार साहब। और जुडिशियल सिस्टम, इनके टाइम में जुडिशरी का सेटअप हुआ। अगर आप देखो ये पीरियड कौन सा है, जुडिशरी को बनाने की तैयारी हो गई। एक शीट में पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। हाई कोर्ट जो है वो पहले स्टेब्लिश हुआ इंडिया में कैलकाटा में। ठीक है, देन आपका बॉम्बे, इस तरीके से दिल्ली, इस तरीके से होता चला गया। तो पहला जो है वो कैलकाटा है, ये मैं पढ़ाऊंगा। वो जो कैलकाटा वाला है वो बाद में क्या था, शिफ्ट होकर के वही वाला आपका सुप्रीम कोर्ट में कन्वर्ट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में पहुंचा, इस तरीके से इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जो पहले जो कोर्ट सबसे पावरफुल थी वो थी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का भी काम करती थी इंडिया में। तो यहाँ जो लिख रहा है जुडिशियल सिस्टम जो चल रहा था, इसका मतलब है इस टाइम अगर आप बताओ तो मैंने पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट कब आई थी इंडिया में, उस दिन डेट पढ़ाई थी। आपकी जो अगली शीट है उसमें भी दे रखा है, हम लोग उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी रुको। लेकिन हाई कोर्ट तो और पहले लगभग 100 या 150 साल पहले इंडिया में स्टैब्लिश हो गया, तो वो इस एक्ट से। ठीक है, अब आइए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक थे। परमानेंट सेटलमेंट की बात की। परमानेंट सेटलमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है, लैंड रेवेन्यू की बात। व्हाट इज लैंड रेवेन्यू, सुना है कभी? सिविल सर्विस कोड, बेसिकली क्या सिविल सर्विस के एग्जाम होंगे उसके ऊपर चीजें लिखी गई थी इनके टाइम में, और लैंड रेवेन्यू की बात की गई। लैंड रेवेन्यू को ही परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। व्हाट इज लैंड रेवेन्यू, ऑनलाइन लैंड रेवेन्यू बेटा। अतुफा 1950 में हमारा दिल्ली में शिफ्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक्चुअल में हमारा सुप्रीम कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, मैंने वो पूछा है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज लैंड रेवेन्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ टफ नहीं है। ट्राई टू आंसर इट जब तक मैं आगे चल रहा हूँ। ऑनलाइन जवाब दीजिए। तो लैंड रेवेन्यू नहीं जानते बिल्कुल भी आप? हाँ, तो जमीन के बारे में क्या, जमीन बेची जा रही है, जमीन से पैसे जनरेट किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? रेवेन्यू बेसिकली जमीन पे टैक्स सिस्टम को बोलते हैं। जमीन पे कितना टैक्स क्या लगेगा, उससे कैसे पैसे जनरेट होगा, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जमीन के ऊपर पैसा जनरेट करना, बिल्कुल। अब आइए कौन है उसके बाद, इनके बाद कौन है, गवर्नर जनरल हमारे सर जॉन शोर। 1793 से 1798 तक इनका टेन्योर था। किसके बाद आइए, सेकंड वाले के बाद। सेकंड वाले कौन थे, ठीक है अभी पढ़ा। वॉरेन हेस्टिंग के बाद सेकंड कौन थे?
ठीक है। उसके बाद सर जॉन शो राय, इन्होंने क्या किया, पीस आफ्टर मैसूर, इनका इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। इन्होंने करा क्या था, मैसूर वॉर जो हुई थी ना, उसके बाद जो इंडिया में मैसूर वॉर हुई थी, उसके बाद क्या था, जो अशांति हो गई थी, लड़ाई झगड़े के बाद क्या होता है, माहौल खराबी होता है ना, उसको शांत करने का इन्होंने काम किया, इन्होंने शांत कर दिया था। ठीक है, तो इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड वेल्सले 1798 से 1805 तक थे। एक्सपेंशन वाया सब्सिडरी अलायंस, नॉट इंपॉर्टेंट। मैसूर के टाइम का कैंपेन इनके टाइम में तो लोग क्या थे, मैसूर जा रहे थे। ठीक है, इस वॉर के बाद लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे, बाउंड्री खुल गई थी, तो वो सारी चीजें इनके टाइम में हो रही थी। थोड़ा मामला खराब चल रहा था, तो इनके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, खाली नाम पढ़ लो, यानी चौथे नंबर पर अगर एग्जाम में आ जाता कौन थे गवर्नर जनरल, तो आपको नाम पता होना। ठीक है, उसके बाद आइए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां से आ रहे हैं कौन, वही पोस्ट जो गवर्नर जनरल की बंगाल वाली थी, वो क्या हो गई, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई। और ये जो पोस्ट थी 1833 तक आपकी शुरू हुई थी, मतलब आ तो 1828 में गए थे। ये क्या लिख दिया मैंने टाइटल, अच्छा 1828 में जो लॉर्ड विलियम बेंटेक थे, ये क्या चल रहे थे, इनके टाइम में ही ये टाइटल चेंज हुआ था। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटेक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, याद कर लो इसको, बिल्कुल रट जाओ। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटेक। ठीक है, इनका टेन्योर क्या था, 1828 से 1835। अगर मैं पूछूं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो भी यही थे, क्योंकि इनके पीरियड में ही इन्हीं की पोजीशन को चेंज करके बंगाल से क्या कर दिया गया था, इंडिया कर दिया गया। तो पहले ये बन गए। और एबोल्यूशन ऑफ सती, सती प्रथा चलती थी, वुमेन्स को जला देना हस्बैंड के साथ डेथ पे, वो सती प्रथा राजा राम मोहन राय और इन्होंने मिलकर के खत्म कराई। ये सपोर्ट में थे वुमेन्स के, और पॉवर्टी खत्म करने, मतलब इन्होंने बड़ी हेल्प करी इंडिया में आकर के, वो क्रूरल टाइप के नहीं थे ये। ठीक है, तो सती खत्म कराने में इनका बहुत बड़ा रोल है, इनको उसके लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो थे गवर्नर जनरल इंडिया के, जिन्होंने सती प्रथा खत्म करी, जो हिंदुओं में एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को ऑफिस की ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब वो लैंग्वेज जो ऑफिस में यूज की जाती है। लैंग्वेजेस भी कई अलग अलग तरीके की होती हैं, उसका भी चैप्टर है, चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, शायद 22वां चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे ये अभी हमारी शीट नंबर 2 या 3 चल रही है, आई थिंक आप गिन लीजिएगा, तो 22 या 23वें शीट पे जब हम आएंगे तो उसमें मैं आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी है, अगर कोई जानता हो तो कमेंट कर देना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उस टाइम पे इंग्लिश क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, इंडिया में इंग्लिश चलती ही नहीं थी। इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस में यूज करने वाली लैंग्वेज, यानी अगर कोई भी उनके ऑफिस में आएगा तो उसको इंग्लिश में बात करनी होगी, अगर वो किसी और लैंग्वेज में बात करेगा तो विल बी पनिश्ड एंड कुछ भी फाइन या जेल्ड। ठीक है, वो सारी चीजें। इससे पहले जो लैंग्वेज थी, इन लोग को आके हिंदी सीखनी पड़ती थी बात करने, इन्होंने कहा कि नहीं बहुत हो गया, अब इंग्लिश सबको सिखाओ। इसी के बाद से इंडियंस की एजुकेशन शुरू होगी धीरे धीरे, ताकि थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जाने, वो बात तो कर सकें। अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हो रही थी हिंदी सीखने में या लोकल भाषा सीखने में, उन्होंने क्या कहा, हम क्यों सीखे, इनको सिखाओ ना, वो वाली चीज। और उससे उन्होंने अपना दिमाग चलाया, लेकिन फायदा हमारा कर गया। आज हमको इंग्लिश आती कहीं ना कहीं इनकी वजह से, और ये बात फैक्ट है, हम कह नहीं सकते। अगर इंडिया अपने बेसिस पे अगर ये ग्रो कर रहा होता तो आज शायद ग्रो नहीं कर पाया। कोई 5% या 10% पॉपुलेशन आज इंग्लिश जान रही होती। अभी भी कई जगह देखो, आप किसी महाराष्ट्र या कहीं चले जाओ, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करो, आप किसी और लैंग्वेज में कैसे बात करो, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बात करो। झारखंड में चले जाओ, वहाँ बोलते हैं झारखंडी लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, केरला साइड में चले जाओ, वो लोग सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप हिंदी और उर्दू में बात करो, वो लोग बात ही नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि उनको आती ही नहीं। तो हर जगह की अपनी, इंडिया ही के अंदर वी हैव वेरियस एंड डाइवर्स लैंग्वेजेस एज कल्चर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो सब जगह काम आ जाता है, किसी को टूटी फूटी भी आती है तो चल जाती है। और ऑफिस का तो इंडिया में आज भी इंग्लिश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप किसी भी ऑफिस में, केरला के ऑफिस में चले जाओ, वहां आप इंग्लिश में बात करो, उनको दिक्कत होगी। केरला के रोड पर चले जाओ, उन्हें दिक्कत हो जाएगी, केरला तो सारी इंग्लिश में बात करते हैं, किसी और जगह की बात। महाराष्ट्र में आप कहीं लोकल जगह चले जाओ, तो वो लोग आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। जब आप कितना भी सीख लो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो बोलेंगे ऑफिस में जाके बोलो ना ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ क्या बोल रहे हो रोड पे। ठीक है, चलो लॉर्ड डलहौजी पे आओ। 1848 से 1856 इनका टेन्योर था। ये भी बड़े मशहूर हैं। इनके टाइम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी। इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना, बहुत लंबी है। एक तरीके की कुछ लॉ कानून बनाए गए थे, इसके अंदर हमको नहीं, सिर्फ नाम याद कर लो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और पब्लिक वर्क इन्होंने किया, इन्होंने बड़ा काम किया इंडिया में। इनके भी बड़े एहसान है हम पे। अगर ये नहीं होते तो हमारी रेलवे लाइन्स नहीं होती। ये वो बंदे थे जिन्होंने इंडिया में रेलवे लाइन्स बिछाने, अपनी ट्रेड के लिए करी इन्होंने, क्योंकि इनको आने जाने में बुलक कार्ट से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इन्होंने रेलवे लाइन्स बिछवाना शुरू की। ठीक है, और टेलीग्राफ का सिस्टम, लेटर वाला सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करा है। इससे पहले पोस्ट ऑफिस भी नहीं होते थे, वो यहाँ पे शुरू। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इतना नहीं पूछता, पर ये आगे का ये जरूर पूछता है कि रेलवे किसके टाइम पे आई, या टेलीग्राफ किसके टाइम पे आया, या कौन सा टाइम पीरियड था जब रेलवेज इंडिया में कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुई। तो ये टाइम पीरियड आपके सामने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज आल्सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेटा। ठीक है, अतूफा बंगाल के थे। ओके, ठीक है, चलिए वायसराय। अब वायसराय पे हम आते हैं। वायसराय कब से थे, 1858 से 1947 तक। जितने टाइम सेक्रेटरी थे उतने टाइम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, इसको मार्क कर लो। फर्स्ट वायसराय इंडिया के कौन अगर आता है, 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उनमें से एक आता है अक्सर कि या तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, या तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर फर्स्ट वायसराय, या फिर इसी की जगह उल्टा आएगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट वायसराय। इनमें से एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन एक रहता है।
ठीक है, तो इसको रट जाना, सेक्रेटरी वाला इतना नहीं पूछता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक ओवरसॉ 18, इनके जाहिर सी बात है सेक्रेटरी जो थे उनके टाइम में क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है, इनके टाइम में भी क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट होता है जब ये बने थे। पर अगर आप इनका टाइम पीरियड देखिए तो ये 1856 से 1862 के पीरियड में थे। आप देखिए रिवोल्ट कब हुआ है, 1857 में हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कितना टाइम कंटिन्यू किया इंडिया के अंदर, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है ये बनने की वायसराय, ये 1856 से हो गई थी, लेकिन सेक्रेटरी कब अपॉइंट होती, सेक्रेटरी की डेट क्या थी, देखो 1858 से थी, कब से थी, जी हाँ जी हाँ। तो ये यानी कि इनके टाइम के बीच में, यानी जो वायसराय कंटिन्यू कर रहे थे, इन्होंने कुछ घपला किया होगा अगर आप समझो, तब क्या है रानी को लगा होगा कि इन पे अकेले पे भरोसा नहीं कर सकते, इनके साथ सेक्रेटरी को ऐड करो, तो बाद में सेक्रेटरी को ऐड किया गया 1858 पे इन पे नजर रखने। ठीक है, हाँ ये वायसराय नहीं, एक मिनट, किधर भी वायसराय था, कौन सा, ये वाला, वो तो मेन हेडिंग थी बेटा, ये वाला, ये ये मेन हेडिंग है, लाइन से चल रहे हैं। पहले इंडिया में गवर्नर जनरल होते थे, देन वायसराय, ये कॉमन हेडिंग होगी। हमने नहीं, टाइम अलग है ना बेटा, पोस्ट सेम है, नाम बदल दिया गया था, जो गवर्नर जनरल था वही वायसराय था एक जमाने में। ठीक है, वो टाइम जैसे जैसे आगे आगे इंडिया बढ़ता गया, शुरुआत गवर्नर जनरल से भी, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, देन उसके बाद वही पोस्ट वायसराय में कन्वर्ट होगी। जब वायसराय है तो उनके साथ में सेक्रेटरी भी है। ठीक है, अब वायसराय कब है, जब रानी इंडिया में, रानी जब तक इंडिया में नहीं आई थी तब तक गवर्नर जनरल चल रहे थे। ठीक है, ये था गवर्नर जनरल क्यों चेंज किया, क्योंकि रानी को ये लगा, इंडिया को ये लगा, इंडिया में रिवोल्ट हो रहा था आजादी का 1857 वाला, देश छोड़ो, तो रानी को ये लगा कि अगर हम इंडिया छोड़ देंगे तो अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमने लिए नहीं है, तो इंडियंस को उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और ये बोला कि आप, अब मैं खुद यहाँ पे गवर्नेंस चलाऊंगी और मेरे अंडर में सारा काम होगा, आपको जो ऑफिसर्स ने परेशान किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, तो आप मुझे एक बार मौका दीजिए। तो उन्होंने क्या, लोगों का विश्वास जीतने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की। ठीक है, अब नई पोस्ट है, नई चीजें, सब कुछ नया नया, हाँ वही, लेकिन कुछ नया, और लोग हमारे इंडिया के 80% अनपढ़ थे उस जमाने में, उनको कुछ अच्छा अच्छा दिखा तो फिर चलेगा, आज भी होता है, ऑफर दिखो तो भाग आते हैं लोग। ठीक है, वैसे कुछ कर दो तो नहीं आएंगे, लेकिन कितना भी अच्छा कोई कर रहा होगा नहीं आएंगे, वो एक मानसिकता है इंडिया की। ठीक है, लेकिन अगर ऑफर आप लगा दो, एक पे एक पिज्जा फ्री, तो फौरन पहुंच जाएंगे उसी दिन, भले वो पिज्जा पहले 250 का मिल रहा था, बाद में 500 का करके एक पे एक फ्री दे रहा हूँ, 500 का खाने जाएंगे लेकिन एक पे एक फ्री खा के आएंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में हमेशा से रहा है और शायद हम कितना भी पढ़ लें ये हमेशा रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, और ये सिर्फ इंडिया ही में रहेगा। ठीक है, और कहीं जाएगा भी नहीं, हमारी खोज है। ठीक है, हमने कुछ तो किया लाइफ में इंडियंस ने, ठीक कह रहा हूँ, बहुत कम चीजें करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी खोज है ये, जिसे मेरे लफ्जों में बेवकूफ़ी कहा जाता है। कोई मत मानिए कि मैंने भी ऑफर निकाला तो लोग आने लगे, पहले नहीं आ रहे थे। ठीक है, मैंने भी ऑफर निकाला तो लोग आने लगे, पहले नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे। ठीक है, ये सब हम आपके यहाँ क्यों, वहाँ क्यों नहीं पढ़ लें, वो वाली चीज़ हो रही थी। अब वही कोचिंग है, वही मैं हूँ, वही सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या, अब ये क्वेश्चंस नहीं है मेरे से। तो ये इंडिया की मानसिकता जो मैंने तो समझ ली और मैंने अप्लाई कर दी, मैंने आपको समझा दी, आप लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना, बाकी ऐसे ही चलता है मामला। अब आ जाओ, हम कहाँ थे, फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, लॉर्ड मायो पे आओ। लॉर्ड मायो 1869 से 1872 तक के टाइम में थे। फर्स्ट वायसराय एसेसिनेटेड, ये पहले ऐसे वायसराय बने जिनको मार दिया गया था इनके ऑफिस में। ठीक है, भगत सिंह का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और बर्मा टूर इनके टाइम में हुआ था। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले कौन से वायसराय थे जिनको उनके ऑफिस में मार दिया गया था, तो ये थे लॉर्ड मायो। वैसे दूसरे थे लेकिन मरने वाले पहले थे, मतलब ये और शायद कंटिन्यू करते, बीच में मर गए तो इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, इनके बाद क्या कुछ सालों तक अनरेस्ट रहा, देन अगले कुछ सालों के बाद जब तक सेक्रेटरी ने चलाया और क्वीन ने डायरेक्ट चलाया, उसके बाद आया लॉर्ड रिपन। तो आपको इन डेट्स में जो गैप दिख रहा है, उस बीच में रानी खुद चला रही थी देश को, या फिर रिवोल्ट्स बहुत हो रहे तो सेक्रेटरी संभाल ले। ठीक है, जब तक नया कोई नहीं, क्योंकि अब किसी को मार दो तो अगला कोई वायसराय बनने को तैयार नहीं, भाई इंडिया जाऊंगा मुझे मार देगा, डर के मारे, तो बनाते बनाते टाइम निकल जा रहा था। लॉर्ड रिपन आए 1880 में 1884 तक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देखो सेक्रेटरी जो थे पिछले वाले, उनके टाइम में भी इसी पीरियड में हुआ था, और उन्हीं के जो सेक्रेटरी थे उसी टाइम पे ये वायसराय थे रिपन साहब, इनके टाइम में वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। और क्या है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है। अब ये क्या था इसके अंदर हमें नहीं जाना है और ना ही हमको इसको पढ़ना है, हमको पहला वाला पढ़ना है बस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस वायसराय के टाइम में। ठीक है, अब जो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाओ उसे ज्यादातर रिवाइज करते रहना, बाकी चीजों को सिर्फ देखते रहना, है ना, वो ज्यादा जो आता है मैं बता दूंगा। लॉर्ड डफरिन पे आओ, 1884 से 1880 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडिंग। इनके टाइम में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई पहली बार, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी आई इंडिया में जो कि अब तक नहीं थी। अब तक क्या था, राजा महाराजा चल रहे थे, अब पहली बार पॉलिटिकल पार्टी आती जो आज कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, आईएनसी, वो फाउंड हुई 1885 का। डेट भी दिया हो, ये भी सवाल काफी बार आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 1885 में बनी। उसके बाद आते हैं तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत सीधे आदमी थे, तो इनके टाइम में सब कुछ अच्छे से चलता रहा। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल लोगों से, इंडिया के गांधी वांधी जवाहरलाल सबसे दोस्ती करने की कोशिश की, दोस्ती का ही नतीजा था कि पार्टी फॉर्म हुई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आए 1899 में और 1905 तक रहे। इनके टाइम में क्या हुआ, सबसे मशहूर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो खुद 1905 में ही बेसिकली इन्होंने ही करवाया था, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग
1910 से 1916 तक दिल्ली दरबार पहली बार लगा इनके टाइम में 1911 में, यानी लोगों की अब क्या प्रॉब्लम दिल्ली में ये लोग सुनने लगे बुला करके। कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली, और इससे पहले कैपिटल कहां होता था, इंडिया का कैपिटल क्या था 1911 में, कैपिटल जो था हमारा 1911 तक वो दिल्ली में नहीं था, 1911 में दिल्ली शिफ्ट हुआ। इससे पहले हमारा कैपिटल क्या था, ऑनलाइन कोई, ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि इंडिया का कैपिटल पहले कौन सी जगह रही है। चलिए इसका आंसर आने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, ये 1916 से 1921 तक थे। जलियांवाला बाग मैसेकर इनके टाइम में, जलियांवाला बाग आपने सुना भी होगा, अभी मूवी भी आई थी उसको लेकर के, जो कि बिल्कुल ही उल्टी मूवी थी, मतलब कुछ भी सच नहीं था उसमें, 1919 में हुआ, ठीक है। और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इनके टाइम पे, मॉन्टेग्यू मैंने पहले भी पढ़ा है उसके सेक्रेटरी के टाइम में आपको, तो इनमें इंपॉर्टेंट पढ़ लेना आप जलियांवाला बाग में। इनमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ोगे आप, कैपिटल शिफ्ट टू दिल्ली, दिल्ली दरबार आप नहीं फोकस करोगे इतना। पार्टीशन ऑफ बंगाल इसके ऊपर वाले में पढ़ोगे, इसके ऊपर वाले में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है। अब आगे आओ, लॉर्ड रीडिंग, फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल। इनके टाइम में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे इंडियन बने। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा दिमाग वाले आदमी थे, इनके पास इवन गांधी जी, और गांधी जी इनके स्टूडेंट बन गए थे इवन, और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स थे इनके पास ज्ञान लेने जाते थे। ये खुद कभी पॉलिटिक्स में नहीं उतरे, पर इन्होंने सबको ज्ञान दिया पॉलिटिक्स के बारे में। ही वॉज वेरी विजनरी पर्सन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, ये पहले ऐसे इंडिया से बंदे बने जिनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया से वो पहला बंदा कौन था जिसको नोबेल प्राइज, ना जवाहरलाल नेहरू ना गांधी जी, मिला किसको है, रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज पोएट ऑल्सो, ठीक है, हिंदी की बड़ी कहानियां लिखी है इन्होंने। लॉर्ड इरविन आते हैं 1926 में 1931 तक। साइमन कमीशन प्रोटेस्ट इनके टाइम में हुआ, साइमन आए थे, इसके नारे भी लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इनके टाइम में बेसिकली कमीशन आई थी जो इंडिया को आजादी देने के लिए आई थी, पर आजादी देने से पहले उन्होंने कुछ शर्तें रख दी कि आओ हमारे साथ हिटलर से लड़ो वर्ल्ड वॉर में। अगर आप देखो तो इसके फौरन बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, इसी ये टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 2 का था, अगर आप गौर करो तो। और इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और खत्म यहाँ पे हुई थी इनके टाइम में, ठीक है। तो इस टाइम पे ब्रिटिशर्स को क्या था, उनके जो ब्रिटिशर्स के जो लोग थे, आर्मी थी, वो कहाँ जा रही थी, वो जा रही थी लंदन और उसके बाद बाकी एरियाज में हिटलर से लड़ने, क्योंकि हिटलर मार रहा था पकड़ पकड़ कर सबको, ठीक है, यहूदियों को और इन लोगों को सबको मार रहा था। तो इनकी हालत खराब थी, इन्होंने इंडियन से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कर दो और आप अपने सोल्जर जो हमारे साथ भेज दो, उसके बदले हम आपको आजादी दे देंगे। लोगों ने बोला कि बेटा गो बैक साइमन, चलो निकलो, हम क्यों भेजें अपने आदमी मरने के लिए, तुम्हारी वर्ल्ड वॉर तुम लड़ो, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनी डील, ठीक है। आप हमारे यहाँ जुल्म कर रहे हो अलग बात है, हम क्यों अपने सिपाही भेज दें आपके लिए, और ये क्या शर्त है, हम सिपाही भेजेंगे तो आप हमें छोड़ोगे, नहीं भाई हमें नहीं मानना, यहीं लगे थे गो बैक साइमन, ठीक है। तो देखिए जवाब आ गया है। पहले हमारा कैपिटल था कैलकाटा, मैंने बताया जहां पे हमारी पहली हाई कोर्ट सेटअप हुई। क्यों वहां हाई कोर्ट सेटअप हुई, क्योंकि वही कैपिटल माना जाता था, तो सब चीज वहीं पहले सेटअप हुई, उसके बाद ट्रांसफर धीरे धीरे सब दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब आइए, साइमन हो गया, प्रोटेस्ट होने लगा, गांधी और इरविन साहब, यानी इनके बीच में एक पैक्ट हो जाता है, इरविन और गांधी के बीच पैक्ट हो जाता है, किस चीज को लेकर के कि हम आजादी देंगे और कुछ चीजों में डील करेंगे, लेकिन अब इस वाली बात पे नहीं, किसी अगले उसमें वो पैक्ट हो जाता है, करार। और गांधी इरविन बहुत अच्छे दोस्त थे, हर एक पार्टी में हर एक चीज में गांधी जी को स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है, तो बहुत अच्छा मानते थे इरविन साहब। तो बातें जीत यहाँ पे शुरू हो गई थी गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से। और गांधी खुद एक एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे, तो उनको बातें करना आती थी घुमा फिरा करके, ठीक है। तो अपना काम वो बड़े प्यार से निकाल लेते थे गांधी जी, लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे। अब लॉर्ड वेलिंगटन पे 1931 से 1936 का पीरियड था। इस टाइम पे हमने जो अपना लास्ट एक्ट पढ़ा था स्ट्रीट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो टाइम पीरियड क्या है, तो जाहिर सी बात है 1935 वाला कानून कब बना होगा, इसी टाइम के बीच में बना होगा, तो इनके टाइम में ये हुआ था और कोई खास बात नहीं है। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड की एंट्री हुई है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या हुई है, कंट्रोवर्सी हुई। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म इसी पीरियड में पूरी तरीके से हो रही थी। 1942 में आके वर्ल्ड वॉर सेकंड लगभग खत्म होती है, 1942-43 के बीच में हिटलर को मार दिया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और इस टाइम पे कौन आता है, क्रिप्स मिशन, क्योंकि साइमन वाले तो फेल हो गए थे, उसके बाद एक नए आते हैं क्रिप्स साहब, ठीक है, क्रिप्स फोर्ड करके होते हैं, वो अपने एक मिशन लेकर के आते हैं और वो क्या करते हैं, वो भी सेम चीज के लिए आते हैं, आजादी देने के लिए।